तो गंभीर एरा की शुरुआत हुई है श्रीलंका पर जीत के साथ। हालांकि सीरीज का ये पहला मैच था, लेकिन गंभीर का एटीट्यूड बिल्कुल केकेआर के जीत के बाद वैसा ही लग रहा है, यानी कि कुछ भी बदला नहीं है। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच हमसे बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने एक बार फिर से अपना जलवा दिखाया और इंडिया को इस मैच में कमबैक कराया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कल के मैच में क्या क्या हुआ। टॉस हुआ और सूर्या के हक में नहीं आया, लेकिन पहली बैटिंग जरूर आ गई। शुरुआत में ओपनिंग करने आए जायसवाल और शुभमन गिल और इन्होंने श्रीलंकाई तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पावर प्ले में 74 रन बन चुके थे, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल 16 बॉल में 34 रन बना करके डगआउट का रास्ता नाप लेते हैं। बात करें शुभमन गिल की, तो अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने सबके सामने आकर के स्वीकार किया था कि मैं मानता हूं कि मेरा T20 फॉर्मेट इतना अच्छा नहीं है, मुझको इसे और सुधारना है और इस पर काफी काम करना होगा। ये आप सभी लोग जानते हैं कि शुभमन का स्ट्राइक रेट T20 फॉर्मेट में कुछ खास अच्छा नहीं रहता है। इनिंग बिल्ड करने के चक्कर में इनका स्ट्राइक रेट कंप्रोमाइज होने लगता है, और अगर विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर बात की जा सकती है तो शुभमन गिल पर क्यों नहीं। हम जब शुभमन गिल पर बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि T20 का फॉर्मेट अब बदल चुका है। देखिए ना, अब हर टीम ये कोशिश करती है कि वो पहले बैटिंग करते हुए कम से कम 200 का आंकड़ा जरूर छुएं, और अगर 200 का आंकड़ा छूना है तो हमारी ओपनिंग ताबड़तोड़ होनी चाहिए। और ये सही भी है कि अगर कोई प्लेयर अपनी कमी को देख करके उसको सुधारना चाहे तो इससे बढ़िया बात कुछ और नहीं हो सकती है। पिछले साल भी सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा था कि वो जानते हैं कि उनका परफॉर्मेंस ओडीआई में अच्छा नहीं है, यानी कि हमारे इंडियन प्लेयर्स अपनी कमियां स्वीकार करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। खैर, वापस मैच की बात पर आते हैं। शुभमन गिल के आउट होने के बाद हसरंगा ने जायसवाल को भी अपने निशाने पर ले लिया और पावर प्ले के बाद की अगली गेंद पर ही उनको चलता किया। धीरे धीरे सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत पारी को आगे बढ़ा रहे थे। अब एक वक्त पर तो पंत की बैटिंग देख करके मैं भी इरिटेट हो रहा था। उसके बाद 26 बॉल में 58 रन की धमाकेदार पारी खेल करके बिना किसी प्रेशर के सूर्य कुमार यादव भी पथराना का शिकार हो जाते हैं। अपनी इनिंग में सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल अपना नेचुरल गेम खेला और 8 चौके और 2 छक्के लगाए। बाद में ऋषभ पंत ने अपनी पारी को थोड़ा एक्सेलरेट किया और 35 बॉल में 49 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। हार्दिक पांड्या की बात करें तो कल का दिन उनके लिए कुछ खास नहीं था। बैटिंग करते हुए मात्र 10 गेंद का सामना किया और 1 चौके की मदद से सिर्फ 9 रन बना करके ही पथराना की यॉर्कर का शिकार हो जाते हैं। और जब बॉलिंग करने आते तो अपने 4 ओवर के स्पेल में 41 रन खर्च कर देते हैं बिना किसी विकेट के। अक्षर पटेल के 10, रियान पराग के 7 रन की मदद से इंडिया 213 के स्कोर तक पहुंचती है और 214 का टारगेट रखती है। श्रीलंका की गेंदबाजी की बात करें तो धोनी के चेले ने एक बार फिर से परेशान किया। 4 ओवर का स्पेल डाल करके 40 रन दे करके 4 बड़े बड़े विकेट झटके। वहीं जब श्रीलंका बैटिंग करने आती है तो होती है जबरदस्त शुरुआत और पहले विकेट में 84 रन की पार्टनरशिप हो जाती है, जिसमें मेंडिस ने ताबड़तोड़ 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 47 रन बनाए। और उधर श्रीलंका ने एक अलग ही रूप धारण करके रखा हुआ था। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 4 लंबे लंबे छक्के लगाए और 79 रन का स्कोर किया। शुरुआत में तो मियां भाई का भी मैजिक श्रीलंका के खिलाफ नहीं दिख पा रहा था जो एशिया कप में देखा था, और एक टाइम पर श्रीलंका की पारी ने इंडियन ड्रेसिंग रूम को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि तब श्रीलंका 13 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खो करके 140 रन पर खड़ा था। तब सभी की निगाहें इसी पर थी कि क्या गंभीर का दौरा सूर्य अस्त से शुरू होगा, लेकिन अक्षर पटेल ने इस पार्टनरशिप को तोड़ा और धीरे धीरे श्रीलंकाई टीम कोलैप्स होती चली गई। अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट, अक्षर पटेल ने 2 विकेट, रवि बिश्नोई ने 1, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट और रियान पराग ने 3 विकेट लिए। जी हाँ, रियान पराग ने 3 विकेट लिए। तो इस मैच के दौरान 2 ऐसे बॉलर्स भी हैं जिनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। 18वें ओवर के दौरान सूर्य कुमार यादव ने रियान पराग से बॉलिंग करवाई, जो सबसे हट करके निर्णय था, क्योंकि इस समय सिराज और अर्शदीप के ओवर्स पड़े हुए थे, लेकिन रियान पराग ने 1 ओवर 2 गेंद डाल करके 3 विकेट लिए और अपने ऑलराउंडर होने का सबूत दिया। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि जब रियान पराग आउट हुए तो काफी आलोचना हुई कि भाई 6 बॉल में 7 रन बना करके आउट हो गए, लेकिन रियान पराग की इनिंग में आपने एक बात गौर की होगी, भले ही उन्होंने 7 रन बनाए, लेकिन जिस इंटेंट से वो खेलने आए थे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ मारने के मूड में है। तो ये देख करके अच्छा लगा। बाकी उनका 3 विकेट सोने पर सुहागा रहा ही, तो ये गंभीर का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अगर रियान पराग बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी अच्छा करते रहे तो हो सकता है कि जडेजा की भरपाई हो जाए। अब हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। दूसरे बॉलर की बात करें तो श्रीलंका के कामेंदु मेंडिस है, जिस मैच में दोनों हाथ से बॉलिंग करते हुए दिखाई दी। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि कई लोग ऐसे भी हैं जो दोनों हाथों से लगते हैं, लेकिन दोनों हाथ से बॉलिंग करने वाला प्लेयर शायद हमने इंटरनेशनल मैच में पहली बार देखा है, जो राइटी बैट्समैन के लिए किसी और हाथ से और लेफ्ट के बैट्समैन के लिए कोई और हाथ इस्तेमाल कर रहा हो। जब ये बॉलिंग कर रहे थे तो सभी दर्शकों की निगाहें इन्हीं पर थी और सभी लोग इन्हें हैरानी की निगाहों से देख रहे थे। खैर, ये बात आज के समय में मजाक लग रही हो, लेकिन आगे चल करके क्या पता कि जितने युवा एक ऑलराउंडर के कैटेगरी के अंदर आते हैं वो दोनों हाथों से बॉलिंग करते हुए दिखाई दें, लेकिन ये प्लेयर राइटी और लेफ्टी दोनों बैट्समैन के लिए खतरा बन सकता है। खैर, मैच के रिजल्ट की बात करें तो पहला मैच गंभीर के कोचिंग के अंदर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत की है और गौतम गंभीर दौरे की शुरुआत भी जीत के साथ हुई है। उम्मीद करते हैं कि जीत चैंपियंस ट्रॉफी और टेस्ट ट्रॉफी में भी बदलेगी।
लेकिन क्रिक माइंड सिर्फ सफलता के ऊपर ही टिप्पणी नहीं करता। मैच के दौरान जो कमियां और जो गलतियां रह जाती हैं हम उनको भी देखते हैं, ताकि आगे चल करके 2023 फाइनल जैसी चूक ना हो। हर साल की तरह इस साल भी दर्शकों ने संजू सैमसन की टीम में जगह की मांग की है और ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी किसी प्लेयर के बाहर बैठने की बात आती है तो संजू सैमसन का नाम उसमें टॉप पर क्यों रहता है। खैर, जनता ये सवाल गौतम गंभीर से भी पूछना चाहती है, क्योंकि कुछ समय पहले गौतम गंभीर की नजर संजू सैमसन पर हमेशा और परमानेंट प्लेयर के तौर पर रहती थी। गौतम गंभीर ने संजू सैमसन की परफॉर्मेंस देखते हुए एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि संजू सैमसन एक बेहतरीन टैलेंटेड प्लेयर हैं और उनकी जगह टीम में परमानेंट बनती है। लेकिन हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर पर यह सवाल उठ रहा है कि अब संजू सैमसन लगातार रन बनाने के बाद भी टीम से बाहर क्यों हो रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि आज की टीम के सिलेक्शन में जब हम नजर डालते हैं तो हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के ओवर के मिलने के बाद 20 ओवर का स्पेल खत्म होता है, जिस मैच में हम सबको नजर आ रहा था। हालांकि हमने बहुत सारे मैचों में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को एक एक्स्ट्रा बॉलर के रूप में यूज होते हुए देखा है, लेकिन लोगों का कहना है कि इस मैच में वाशिंगटन सुंदर को जगह क्यों नहीं मिली है। खैर, हर मैच में सिर्फ और सिर्फ 11 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किन 11 को खिलाना है इसका निर्णय गौतम गंभीर, कैप्टन और टीम मैनेजमेंट के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो क्या लगता है, ये टीम 11 आपके हिसाब से परफेक्ट है? क्या आपको लगता है कि इस टीम में कोई चेंजिंग होनी चाहिए? अगर सैमसन को खिलाया जाए तो किसको हटा करके सैमसन को खिलाया जा सकता है? बहुत सारे सवाल हैं और आप सबके बहुत सारे जवाब भी होंगे, तो कमेंट में जवाब देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।